आलोक एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज एक जो बिंदु में लेके आया हूँ, ऐसा नहीं कि ये बार बार पर चर्चा में नहीं रहा, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव के बाद पहली कैबिनेट में कॉमन सिविल कोड स्थापित करने के लिए, यानी उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड स्थापित करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। इसको लेकर के एक परिचर्चा अब आवश्यक है। कई बार परिचर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं अब लेकर के आपके पास परिचर्चा आ रहा हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो कॉमन सिविल कोड है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आर्टिकल नंबर 36 to 51 तक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अर्थात नीति निर्देशक तत्व हैं। इस नीति निर्देशक तत्वों की, यानी डीपीएसपी की, इसकी एक खास विशेषता है कि यह न्यायालय में जाकर के इसे जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता, अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माण के समय पे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक अध्याय में थे, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं ये जस्टिसिएबल राइट्स हैं, यानी इन्हें न्यायालय में जाकर प्राप्त किया जा सकता है, और जो डीपीएसपी हैं, जिन्हें हिंदी में नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, ये न्यायालय में जाकर के अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि दोनों को अलग अलग अध्याय के रूप में, अलग अलग टॉपिक के रूप में रखा जाए, जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे। लॉ में कंफ्यूजन बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। तो जो पहली बात है, जो मौलिक अधिकार है, सीधी सी बात है, अपवाद योग्य है, न्यायालय में जा सकते हैं। डीपीएसपी अवाद योग्य है, आप उसको प्राप्त करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो डीपीएसपी हैं ये ड्रीम्स हैं, ये एक तरह की गाइडेंस है सरकारों के लिए कि किस तरह का राष्ट्र हमें बनाना है। तो ये अधिकार के रूप में नहीं है, हाँ सरकारों के ड्यूटीज के रूप में है, सरकारों को ये काम करना है, लेकिन उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो इस तरह से आप अभी तक ये बात आप जान पाए कि आर्टिकल नंबर जो 44 है उसको लेके हम न्यायालय नहीं जा सकते। अब हम अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाएं कि जब संविधान निर्माण हो रहा था, जिसको 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे, और हम 1950 में संविधान को लागू करते हैं, और फिर 1950 में ही हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरफ अपना कदम बढ़ा देते हैं। तो 1947 के बाद से 1950 की जो संविधान सभा में कॉमन सिविल कोड को लेकर क्या परिचर्चा हुई, कॉमन सिविल कोड को लेकर के इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए गए। जैसा कि जग जाहिर है, कॉमन सिविल कोड में सबसे बड़ी समस्या इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग में जो मेजॉरिटी है, यानी जो मुस्लिम है, उनको ही। उनके कुछ तर्कों को मैं या ये कहें कि उस समय के जो मुस्लिम नेता थे, जो बहुत मैक्सिमम तो पाकिस्तान चले गए थे, जो इस देश में हमने उन्हें रहने दिया, क्योंकि जब किसी देश में जनमत होता है और 50% से ज़्यादा किसी बात के लिए अगर वोटिंग हो जाती है, तो उस पूरी जनसंख्या को मानना पड़ता है। दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी घटित हुई जो भारतीयों के साथ नहीं हुई। पहला, धर्म के आधार पर देश का विभाजन, दुनिया में पहली बात है जब एक धर्म की वजह से एक राष्ट्र का विभाजन हुआ। और दूसरा, विभाजन में जो जन्म संज्ञा हुआ उसमें 90% लोगों ने, यानी 90% जब अनडिवाइडेड भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान मान लिया था, तो भी हमने जो भारत में रहना चाहते थे उन्हें रहने दिए, 10% तब भी रह गए। जबकि अगर कोई इस तरह का जनमत संग्रह होता है, तो अगर 50% से ज़्यादा जनसंख्या उस बात को कहती है, तो बची हुई शेष जनसंख्या भले ही कोई मत दे, उसे उस बात को मानना पड़ता है। इसीलिए B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि प्रथम तो इस देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, और विभाजन हो जाए तो फिर इस देश में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, ये देश हिंदुओं को होना चाहिए, और जो पाक मुसलमानों के लिए अलग देश बन रहा है वो अलग होना चाहिए। ये अलहदा विषय है, पर इससे जुड़ा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि संविधान सभा में क्या तर्क या क्या कुतर्क दिए गए। एक पहला तर्क या कुतर्क ये दिया मुस्लिम नेताओं ने कि 1350 वर्षों से दुनिया के जिस देशों में वो रह रहे हैं, दुनिया के जिस देश में, अब देखिए वहाँ उनकी इस्लामिक व्यवस्था को माना गया है, उनके कानून को माना गया है। तो पर्सनल लॉ बनाए रहते हुए अपने जो पर्सनल कानून है या जो सिविल लॉ है, ये धर्म का हिस्सा है।
या जो लॉ है वो धर्म का भी हिस्सा है और उसे उन्हें उसी तरह से मानने देना चाहिए। ये बात जो है 23 नवंबर 1948 को आर्टिकल नंबर 44 के बहस के दौरान मुस्लिम सदस्यों ने कहा। उनमें जो प्रमुख थे मोहम्मद इस्माइल साहिब, दूसरे थे नजीमुद्दीन अहमद, तीसरे थे महमूद अली बेग पोकर साहिब, बहादुर हुसैन इमाम शामिल थे। इन्होंने क्या कहा कि नागरिकों के लिए समान कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय यदि लोग अपने पर्सनल कानून का पालन करते हैं तो कोई नाराजगी या असंतोष नहीं होगा। जब धर्म के आधार पर देश बंट गया तो भी आपको अभी पर्सनल कानून चाहिए था इस देश के अंदर। आप देखते जाइए। नजीमुद्दीन अहमद ने दावा किया कि विवाह और उत्तराधिकार के कानून धार्मिक निषेधाज्ञा का हिस्सा है। मैरिज और सक्सेसर ये धर्म का जो निषेध करे, जो धर्म कहे वही करना है। महबूब अली बेग ने कहा कि 1350 वर्षों से मुस्लिमों द्वारा निजी कानून का पालन किया जाता रहा है। निजी कानून का पालन सभी प्राधिकारियों द्वारा इसे मान्यता भी मिली। दुनिया के जिस देश में रहे सब जगह उनको मान्यता मिली है। मुस्लिम सदस्यों को इन तर्कों को के.एम. मुंशी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है हमारे श्री बी.आर. अम्बेडकर जी ने ये कहते हुए खारिज किया, उसके लिए तर्क दिए। बोले नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि 1350 वर्षों से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, ये बात ही गलत है। उन्होंने कहा कि 1935 तक बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक उदाहरण दिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो वाला जो हिस्सा है जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब का जो हिस्सा है, वहाँ पर प्रांत उत्तराधिकार और अन्य मामलों में हिंदू कानून, जहां मुस्लिम बहुल जगह थी वहां पर भी 1935 तक हिंदू कानून द्वारा आपका सक्सेसर राइट लागू था, उत्तराधिकार और अन्य मामले। तो जो आप कह रहे थे ना 1350 सालों से उत्तराधिकार में कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया गया, वो गलत है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 1937 तक संयुक्त प्रांत, केंद्र प्रांत, केंद्रीय प्रांत और बंबई में उत्तराधिकार के मामलों में मुस्लिमों पर बहुत हद तक हिंदू कानून लागू थे। यानी न केवल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बल्कि संयुक्त प्रांत में भी, बंबई प्रांत में भी और इन जगहों पर भी ज़्यादातर केसेस में मुसलमानों पर हिंदू कानून ही लागू थे। जो एक इसके साथ एक उन्होंने और बात कही कि मालाबार में मरमथक्याम कानून मुस्लिमों सहित सभी नागरिकों पर लागू था, जो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की तरफ ले जाते थे। जहाँ चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, मालाबार के एरिया में मात्र सत्ता पक्ष लागू था, मात्र माता ही परिवार की मालकिन होती थी और मुसलमानों में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, वो भी इसी परंपरा द्वारा गवर्न होते थे। तो यानी मध्य भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में भी ऐसे बहुत बड़ा हिस्सा था जहाँ मुस्लिम हिंदू कानून द्वारा गवर्न होते थे, हिंदू परंपराओं द्वारा गवर्न होते थे। तो जो 23 नवंबर 1948 को मोहम्मद इस्माइल साहिब ने, नजीमुद्दीन अहमद ने, महमूद अली ने जो बातें कही थी इस्लाम धर्म की के लिए 1350 सालों से, तो वो हस्तक्षेप बिना वो कानूनों को फॉलो कर रहे हैं। वो वो बी.आर. अम्बेडकर जी ने सदन के अंदर सिद्ध किया कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। मध्य भारत में भी, सेंट्रल प्रोविंस में भी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी, मुंबई प्रांत में भी, केरला में भी हिंदू कानून द्वारा मुसलमान गवर्न होते रहे 1935 तक। तो 1947 में 50 में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप कह रहे हैं कि वो कानून लागू ना हो, कॉमन सिविल कोड लागू ना हो। आप जानते हैं के.एम. मुंशी ने कहा था कि देश के नेता चाहते हैं कि पूरे भारत को आपस में जोड़ा जाए और ये जो पृथक कानून है ये धार्मिक संघर्ष को पैदा करेंगे, प्रतिस्पर्धा को पैदा करेंगे, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक होगा। सभी को अपने धार्मिक कानूनों को मानने देना, ये के.एम. मुंशी जी ने संविधान सभा के अंदर कहा। और उन्होंने कहा कि अगर ये धार्मिक कानून के आधार पर सबको विशेष अधिकार दिए जाते रहे हैं तो ये अनरेस्ट पैदा करेगा, ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो कॉमन सिविल कोड, अब आप देखें अगर धर्म के आधार पर देश 75 सालों में अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। जब तक इस्लामिक कट्टरपंथ के आगे सरकारें झुकी रही तब तक तो ठीक है। जैसे ही सरकारों ने इस्लामिक कट्टरपंथ के आगे झुकना बंद कर दिया तो जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं वो इस देश को
अनरेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, वो इस देश को सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, कांग्रेस ने तो एक मांग कर दी कि अगर इस तरह के कानून लागू करना है तो मुसलमानों को उनकी ज़मीन दे दो। 1947 में मुसलमानों को किसकी ज़मीन दी गई थी? इसी हमारे ही वसुंधरा को काट के मुसलमानों को पाकिस्तान और बाद में वो फिर बांग्लादेश 2 राष्ट्रों के रूप में निर्मित हुआ। कितनी ज़मीन काटेंगे? तो दोस्तों अब इस समय, क्योंकि इस पर एक चर्चा आई थी, उस समय के नेताओं ने कहा था कि अच्छा होगा कि समान नागरिक संहिता का निर्माण करते समय हिंदू कानून की कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए और उनको शामिल किया जाए। ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, कुछ नेताओं ने नहीं। तो ऐसा समय आ गया है कि हम कॉमन सिविल कोड भी लाएं और उसमें हिंदू कानून को भी स्थापित करें। क्यों? क्योंकि हिंदू कानून सदियों से इस देश में चल रहे हैं, 5000 साल से चल रहे थे और वो सूटेबल है भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए। हम सब कुछ ब्रिटिश कानून से ही लेते रहेंगे क्या? ये बात बी आर अम्बेडकर जी ने भी संविधान सभा में कही थी और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि नजमुद्दीन अहमद का एक बयान है कि देश को समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखना चाहिए। यह क्रमशः और लोगों की सहमति से होना चाहिए। हुसैन इमाम ने कहा कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है, यानी आवश्यक है, लेकिन इसका अभी वक्त नहीं आया है। तो 1947 से 50 के बीच में कहा गया कि नहीं, समान नागरिक संहिता मुस्लिम नेताओं द्वारा कहा गया कि जरूरी है, वांछनीय है, पर इस पर परिचर्चा होनी चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। इस देश में कम से कम 70% लोग कॉमन सिविल कोड के पक्ष में हैं। तो जो जनमत 70% तक अगर इसके पक्ष में है कि कॉमन सिविल कोड हो, नहीं तो आप करा के देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 45 से 50% मत तो बीजेपी को मिला है और बीजेपी कॉमन सिविल कोड के पक्ष में है। तो इतने लोग तो निश्चित है कि वो कॉमन सिविल कोड चाहते हैं, लेकिन अन्य पार्टी को जो मत मिला है हिंदुओं का और मुस्लिम, बहुत से मुस्लिम जो मॉडरेट मुस्लिम्स का, वो अभी और बढ़ेगा कॉमन सिविल कोड के लिए। तो दोस्तों 75 साल के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, ये देख रहे हैं कि इस देश में धार्मिक आधार पर जो इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, चाहे वो सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, या और भी जैसे आंदोलन खड़े किए जाते हैं या किए जा रहे हैं। ये आंदोलन देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित की जा रही है। एक इस्लामिक वर्ग को लोग प्रोवोक करते हैं और वो फिर आंदोलन पर उतर आते हैं। तो इसलिए अब ये समय आ गया है और उत्तराखंड एक दूसरा राज्य बनेगा। इसके पहले गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू था। गोवा में कॉमन सिविल कोड मतलब ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने लागू किया था, वो पुर्तगालियों के समय से कॉमन सिविल कोड लागू रहा और उसको किसी ने हटाया नहीं। और गोवा में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ईसाई बहुल राज्य है, पर कॉमन सिविल कोड लागू है। दूसरा राज्य जो होने जा रहा है, अगर ये लागू होता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड क्यों लागू हो सकता है? और जबकि कॉमन सिविल कोड तो आर्टिकल 44 में है, ये तो केंद्र सरकार के अधीन व्यवस्था है। जो शेड्यूल 7 है उसमें कॉमन सिविल कोड के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं और कुछ समवर्ती सूची में ऐसे बिंदु हैं जो कॉमन सिविल कोड से बिल्कुल मैच करते हैं। तो कॉमन सिविल कोड टर्म तो भले प्रयोग ना हो, पर कॉमन सिविल कोड के जितने लक्षण हैं वो समवर्ती सूची में है। और आप जानते हैं देश में 3 तरह की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में बहुत सारे बिंदु कॉमन सिविल कोड के होने की वजह से राज्य सरकारें चाहें तो कुछ हद तक अपने अपने राज्यों पे कॉमन सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। हाँ, जब कभी केंद्र सरकार अगर कॉमन सिविल कोड लाएगी और राज्य सरकार से वो कहीं जहाँ जहाँ पर बताया कि नहीं होगा, वहाँ केंद्र सरकार की कॉमन सिविल कोड को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्य सरकार का कानून मतैक्य नहीं रखता है, अलग होता है, तो केंद्र सरकार के कानून माने जाएंगे। ऐसा नियम भारतीय संविधान में लिख दिया गया। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि कॉमन सिविल कोड लागू करने का वक्त क्या आ गया है। कॉमन सिविल कोड में संविधान सभा में क्या परिचर्चाएं हुई थी, मैंने आपको वो बताया। संविधान सभा
सॉरी राज्यों में दोहरा कॉमन सिविल कोड क्यों लागू किया जा सकता है और किस हद तक लागू किया जाता है, मैंने आपको ये बताया। तो कॉमन सिविल कोड के सारे डायमेंशंस हमने कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं। उम्मीद है कि कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है ये बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है, मेरे चैनल में आप यहाँ तक हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, जिससे मेरा सामाजिक परिवार दिनों दिन बढ़ता जाए। जब भी आपका हमारा परिवार बड़ा होता है मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे सामाजिक परिवार को बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। आज की परिचर्चा हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।